क्लासेस का ब्रेक हो गया है हम लोगों का। तो क्लासेस में जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, वी वर डिस्कसिंग द एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि एक्सचेंज रेट कैसे निर्धारित हो रहा था और एक्सचेंज रेट की थ्योरीज क्या है। बेसिकली आपका जो सिलेबस है उसके साथ डील कर रहा है एक्सचेंज रेट की थ्योरीज के साथ, जिसमें हमें मेनली 2 थ्योरीज पढ़नी है, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। क्रय शक्ति समता सिद्धांत और भुगतान शेष का संतुलन का सिद्धांत, ये आपके 2 सिद्धांत हैं, 2 प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी एक्सचेंज रेट की थ्योरीज के अंदर आते हैं। बट बिफोर वी गो टू दीज थ्योरीज, हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट हमें पता होते हैं जब एक्सचेंज रेट के, तभी आप इन थ्योरीज के साथ डील कर पाओगे। तो हमने लास्ट क्लासेस में कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी थी जो हम एक्सचेंज रेट से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो पॉइंट हमारा ये होता है कि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे हो रहा है, जहां तक हमने पढ़ा उसके आगे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका जो ये एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर है, निर्धारित कैसे हो रहा है। तो इकोनॉमिक्स में हमें पता है कोई भी चीज अगर हम निर्धारित कर रहे हैं, कोई भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट अगर हम निर्धारित कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास 2 फैक्टर्स जरूरी है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की जो डिमांड होती है वो, और जो सप्लाई साइड है वो, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, हम बोलते हैं वो क्या है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। So the equilibrium point will be determined at the point where demand will intersect the supply side. ठीक है, कि आपका जो संतुलन का बिंदु है वो कहाँ पर निर्धारित हो रहा है, जहां पर मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट आपका संतुलन का बिंदु होगा। तो यहाँ पे हमें ये समझना है अभिषेक, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बता रही हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इससे ज्यादा इंग्लिश, इससे ज्यादा हिंदी करूंगी तो वो एक लैंग्वेज ओरिएंटेड हो जाएगा। जिस भी टर्म में आपको दिक्कत हो आप लोग बीच में मुझे टोक दीजिएगा, बट ये सपोज करना कि पूरी क्लास आपकी एक ही उसमें जाएगी लैंग्वेज में, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। तो हम बात कर रहे थे कि जब हम एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, विनिमय दर के निर्धारण की बात कर रहे हैं, तो वो निर्धारित कहाँ होगा, द पॉइंट वेयर डिमांड फॉर एक्सचेंज is equals to supply of exchange। जहां पर विनिमय की मांग बराबर होगी विनिमय की पूर्ति के, वहां पे आपका क्या होता है, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा, वो पॉइंट आपका एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन का होगा, विनिमय दर निर्धारण का होगा। तो मतलब हमारा बेसिक क्वेश्चन अभी क्या है कि व्हाट इज डिमांड फॉर एक्सचेंज एंड व्हाट इज सप्लाई ऑफ एक्सचेंज, कि विनिमय की मांग क्या है, कहाँ से आएगी, और विनिमय की पूर्ति कहाँ से आएगी। तो वन बाय वन हम इसको डील करेंगे कि पहले जब हम डिमांड फॉर एक्सचेंज की बात करते हैं, तो आप किसी भी चीज की डिमांड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज की अगर आप डिमांड कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि आपको उस फॉरेन करेंसी, तो मतलब आप जब डिमांड कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज की, तो आप क्या कह रहे हो कि आपको उस करेंसी से वहां का कुछ प्रोडक्ट खरीदना होगा, कोई गुड या सर्विस खरीदनी होगी, तभी आप उसकी डिमांड कर रहे हो। अगर कोई बाहर की कंट्री का रुपी को डॉलर यहाँ पर डिमांड कर रहा है, तो रुपी से उसको इंडियन करेंसी से उसे इंडियन प्रोडक्ट कुछ खरीदना होगा या सर्विस खरीदनी होगी, तभी वो उसकी डिमांड करेगा। ठीक, तो मतलब जब आप डिमांड साइड वेरिएबल की बात करते हो, जब आप डिमांड साइड एक्सचेंज रेट की बात करते हो, तो इसको हम कहते हैं डिराइव डिमांड। ठीक है, डिराइव डिमांड मतलब निर्गत मांग। निर्गत मांग क्या है, एक आपकी होती है डायरेक्ट डिमांड, जब आप कहते हो कि आपने सीधे डिमांड करी किसी चीज की, तब आप उसको क्या कह रहे हो, डायरेक्ट डिमांड। डिराइव डिमांड आपकी क्या है, कि ये आपकी इनडायरेक्ट डिमांड होती है, या आपने निर्गत करी, किसी तरीके से आपने एक्सट्रैक्ट करा है इस डिमांड को, डिराइव करके आप इस डिमांड को निकाल रहे हो। मतलब आप डॉलर को इसलिए डिमांड कर रहे हो क्योंकि आपको डॉलर नहीं चाहिए, आपको डॉलर से वहां का प्रोडक्ट या सर्विस कुछ खरीदना है, इस वजह से आप क्या कर रहे हो, डॉलर की डिमांड कर रहे हो। अगर कोई पर्सन रुपी की डिमांड कर रहा है, तो उसको रुपी अपने पास, उसको रुपी की डिमांड नहीं है, उसको किस चीज की डिमांड है, क्योंकि उसको प्रोडक्ट्स खरीदने हैं जो कि रुपी से खरीदे जा सकते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, डिमांड फॉर एक्सचेंज को डिराइव डिमांड बोलते हैं। और डिमांड करेगा कौन, जिसको की प्रोडक्ट चाहिए होगा, जिसको गुड्स या सर्विसेज चाहिए होंगी, खरीदनी होगी, वो उसको करेगा, डिमांड को करेगा ये। तो हम जब डिमांड फॉर एक्सचेंज की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका इम्पोर्टर की साइड से होगा, एक्सपोर्टर की साइड से। अगर इंडिया में कोई डिमांड कर रहा है यूएस डॉलर की, तो मतलब उसको यूएस डॉलर से कुछ यूएस का प्रोडक्ट या सर्विस खरीदनी है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट। ये आयात में आएगा या निर्यात में, दैट इज इम्पोर्टर साइड। आप उसको आयात करने वाली चीज की बात करोगे, क्योंकि जब हम आयात की बात कर रहे हैं, जब हम इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं
कि दूसरी कंट्री का जो प्रोडक्ट है सर्विस है वो आपकी टेरिटरी में आ रहा है। ठीक, तो मतलब आप डिमांड कर रहे हो जब फॉरेन एक्सचेंज की, तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज ऑलवेज रिलेटेड टू इम्पोर्टर साइड। आयातक की तरफ से ये हमेशा काम करेगा, डिमांड फॉर एक्सचेंज। तो जब भी डिमांड की हम बात करेंगे, इसका मतलब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मींस इंपोर्टर, मतलब हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। सिमिलरली जब आप सप्लाई साइड की बात करते हो, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है आपकी, कि आपकी जो करेंसी है वो अगर बाहर जा रही है, ठीक, तो सप्लाई मतलब बाहर कब जाएगी, जब आपने अपना प्रोडक्ट बाहर कहीं पूर्ति करी है, बाहर सप्लाई करी है, तो वो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आपका किसके साथ हमेशा डील करेगा, एक्सपोर्टर के साथ। निर्यातक हमेशा सप्लाई साइड से काम करेगा, और जो आयातक होगा, इंपोर्टर होगा, वो हमेशा डिमांड साइड से काम करेगा। तो ये आपकी डिमांड फॉर एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ एक्सचेंज जब हम कहते हैं, तो मतलब हम क्या कह रहे हैं, एक साइड इंपोर्टर का है, एक साइड एक्सपोर्टर का है। द मोमेंट यू विल गेट द पॉइंट जहां पर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट आपका क्या होगा, एक्सचेंज रेट का पॉइंट होगा। जहां पर आयातक और निर्यातक के जो आपके फंक्शन है वो दोनों एक साथ इंटरसेक्ट करेंगे, जो कर्व है एक साथ एक दूसरे को काटेंगे, उस बिंदु पे हम क्या कहेंगे कि विनिमय की दर निर्धारित हो रही है। ठीक है, तो जब हम इंपोर्टर की बात करें, अगर जब हम डिमांड साइड की बात करें, तो अब इसको ध्यान से देखिए कि अगर हम कह रहे हैं कि एक्सचेंज रेट लो हो रहा है, तो इसका मतलब डिमांड ज्यादा करा जाएगा, क्योंकि अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, सिंपली लॉ ऑफ डिमांड आपसे क्या कहता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, कि जो वस्तु की कीमत है और जो वस्तु की मात्रा है, उसके बीच में विपरीत संबंध पाया जाएगा। तो जैसे ही एक्सचेंज रेट लो होता है, वैसे ही डिमांड बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज है, ठीक है, एक यूएस डॉलर की वैल्यू अगर 70 रुपए है, तो मतलब हम कह रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है कि उसको कितना देना पड़ रहा है, 70 रुपए देना पड़ रहा है। अगर कोई यूएस डॉलर वाला बंदा है, मतलब कोई अगर यूएस का पर्सन है, वो अगर खरीद रहा है यहाँ से सामान, तो उसको $1 के बराबर मतलब 70 रुपए ही देना पड़ रहा है। अगर ये वैल्यू $1 इज इक्वल्स टू 68 रुपीज हो जाए, तो क्या होगा, पहले वो जिस चीज के लिए 70 रुपए दे रहा था, मतलब वो $1 ही दे रहा था, उसकी वैल्यू 70 रुपए थी, अब उसको उसी चीज के लिए 68 ही देनी पड़ रही है। ठीक, तो मतलब हम जो बात कर रहे हैं इम्पोर्ट साइड की, ठीक है, कि हमारा इम्पोर्ट क्या होगा, तुरंत इंक्रीज करेगा जैसे ही ये वैल्यू आपकी लो होती है। समझ रहे हैं इस चीज को आप, कि मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप होगा, जो आपका डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है, एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिया, डिमांड फॉर यूएस डॉलर, और यहाँ पे आपका एक्सचेंज रेट। ठीक, अगर हम पहले कह रहे थे कि जब 72 है, इस पॉइंट पे मान लीजिए 72 रुपीज है डॉलर, तो यहाँ पे क्वांटिटी Q1 है। ठीक है, अब अगर जो डिमांड साइड का इंपोर्टर है, ठीक है, उसको अगर वही चीज 68 रुपीज ही देना पड़े उस सामान के लिए, तो क्या होगा, ये क्वांटिटी आपकी Q1 से Q2 शिफ्ट हो जाएगी। ठीक, क्योंकि हम नॉर्मली बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड ही यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं कि आप जब कोई सामान खरीद रहे हो, जो इंडियन इम्पोर्टर है उसको पहले 72 रुपीज के बराबर देना पड़ रहा था, अब उसको क्या मिल रहा है, बहुत कम पैसे में उतना ही सेम डॉलर का उसका एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर $1, ये वैल्यू आपकी $1 की सेम ही है, लेकिन पहले वो 70 रुपए दे रहा था उस चीज के लिए, अब 68 दे रहा है। तो यहाँ पे जब वो 70 रुपीज दे रहा है, मान लीजिए $1 के बदले, तो क्वांटिटी Q1 मांग कर रहा है। जैसे ही प्राइस कम हुआ, तो क्या हुआ, क्वांटिटी इंक्रीज कर गई। तो हमेशा डिमांड फॉर एक्सचेंज में क्या होगा आपका, कि ये आपका नेगेटिव कर्व होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, ऋणात्मक ढाल का एक वक्र होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर यूएस डॉलर, कि आप यहाँ पर एज अ कंज्यूमर काम कर रहे हैं, आप कोई चीज खरीद रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि आपको कोई भी वस्तु क्या हो, कम से कम दाम पे मिले। तो जैसे ही उसका दाम कम होगा, आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप उसको इम्पोर्ट कर रहे हो, आप उसको खरीद रहे हो उससे। बट जब हम एक्सपोर्ट साइड की बात करते हैं, जब हम सप्लाई साइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि नाउ यू आर एक्सपोर्टर, मतलब सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज की बात करोगे, तो ये आपका एक्सपोर्टर की तरफ से आप देखोगे कि एक्सपोर्टर का क्या फंक्शन हो सकता है, क्या फलन होगा निर्यातक का।
तो जब आप एक्सपोर्टर की बात कर रहे हो तो इसका मतलब अब आप सामान खरीद नहीं रहे हो, आप सामान बेच रहे हो। ठीक, तो हम क्या देखते हैं सप्लाई साइड में कैसा फंक्शन काम करता है, पॉजिटिव फंक्शन। आप कोई वस्तु अगर बेच रहे हैं, आपने किसी प्रोडक्ट को बनाया है, एक पर्सन आपको जो है 50 रुपए दे रहा है इसका, और एक पर्सन आपको 68 रुपीज दे रहा है, तो क्या होगा, आप किसके लिए ज्यादा मोटिवेटेड हो, जो आपको ज्यादा पैसा देगा उसके लिए। अगर कोई पर्सन आपको इसी का 72 रुपीज दे तो आप इसके लिए और ज्यादा मोटिवेटेड होगे। आपको जितना ज्यादा पैसा मिलेगा अपनी वस्तु को सेल करने का, अपने प्रोडक्ट को सेल करने का, आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि आप अब उसको बेच रहे हो। इम्पोर्टर साइड में क्या था, आप खरीद रहे थे तो वहां पर इनवर्स रिलेशनशिप था। सप्लायर साइड में नाउ यू आर एक्सपोर्टर, आप निर्यातक हो रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। ठीक, तो बेचने के सेंस में जब आप बात करते हो तो आप क्या चाहोगे, हायर से हायर प्राइस आपको उसका अचीव कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा आपको मिल पाए उसकी वैल्यू। इस केस में जब आप बनाते हो तो क्या है, यहाँ पर आपने वही सेम डायग्राम लिया, डिमांड फॉर यूएस डॉलर, यहाँ पे आपका एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो ये जो आपका कर्व होता है ये पॉजिटिव स्लोप का आपका कर्व होगा। जब एक्सचेंज रेट इफ सपोज 68 है तो क्वांटिटी क्या है आपकी, OQ1। अगर यही वैल्यू आपकी बढ़ा दी जाए या आपकी 72 कर दी जाए तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी, Q2 शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि उसको ज्यादा प्राइस मिल रहा है एक्सपोर्टर को इस चीज का। तो ये कर्व हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव स्लोप का आपका ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ अपवर्ड लिफ्टिंग कर्व होगा, पॉजिटिव स्लोप का एक्सपोर्टर की साइड का। क्लियर है, सप्लाई एंड डिमांड का फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। तो हमारा मेन कंसर्न क्या था कि हम कहाँ पे एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, हम कहाँ पे वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहाँ पर एक्सचेंज रेट आपके निर्धारित हो। तब आपको पता है जब आप एक्सचेंज रेट की बात करोगे तो एक आपका क्या होगा, एक आपका ये कर्व है, ये आपका डिमांड साइड एंड ये आपका सप्लाई साइड, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन का पॉइंट। ठीक, ये आपकी मान लीजिए R0 एक्सचेंज रेट है और ये आपका Q0 क्वांटिटी। ये जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है ये क्या दिखाएगा, आपके एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन को दिखाएगा। तो जब आपको अगर फॉरेन एक्सचेंज का डिटर्मिनेशन पूछा जाता है, वैसे आपसे नहीं पूछते क्योंकि आपको सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट पूछा जाएगा, जो दो थ्योरीज आपसे रिलेटेड हैं। बट अगर आपको कभी डिस्कस करना पड़े या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको क्या करना होता है, आप पहले डिमांड साइड को अलग एक्सप्लेन करते हो, सप्लाई साइड को अलग एक्सप्लेन करते हो, और उसके बाद फिर आप एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन का पॉइंट शो करोगे कि जब इम्पोर्टर, ये जो आपका डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज से हमने शो किया है, और एक्सपोर्टर निर्यातक जो कि हमने सप्लाई साइड से शो किया है, ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे वहां पे क्या होता है, R0 एक्सचेंज रेट आपका डिटरमाइन होगा विद OQ0 क्वांटिटी। ठीक है, पॉइंट ई हमने क्या दिखाया, इक्विलिब्रियम का पॉइंट। डिमांड साइड की आपको देखनी थी, ये है मानसी, ये आपका डिमांड वाला बोलिए डायग्राम। आगे बढ़े, चलिए अब आपको डिमांड और सप्लाई की डेफिनेशन क्लियर है। तो अगर आपसे अगर ये पूछा जाए कि अगर डिमांड इंक्रीज करती है, या फिर अगर मैं ये बोलूं कि $1 इज इक्वल्स टू अगर 70 रुपीज है करंट सिचुएशन में, ठीक, और अगर ये सिचुएशन चेंज होकर 68 रुपीज हो जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। पहले 70 रुपीज था $1 की वैल्यू, अब अगर 68 रुपीज हो जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा डिमांड के ऊपर। ठीक है, डिमांड इंक्रीज होगी क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि इंपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ डिमांड यहाँ फॉलो होगा कि यहाँ पर रुपए की वैल्यू कम हुई तो क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, तो डिमांड इंक्रीज करने का मतलब आयात का बढ़ना, आयात का बढ़ने का मतलब हम कह रहे हैं कि इंपोर्ट
इनपुट हमारे पहले से ज्यादा हो जाएंगे। तो जो आपकी अर्लियर सिचुएशन थी, इन केस हम पहले कह रहे थे कि ये डिमांड था, ये आपकी सप्लाई थी, और यहाँ पे आप बोल रहे थे कि 70 रुपीज हमने डिटरमाइन किया था एक्सचेंज रेट विद Q1 क्वांटिटी। ठीक, अब क्या हुआ, 68 रुपीज अगर हो गई तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, और बढ़ी हुई डिमांड को आप किससे दिखाओगे, इस D1 कर्व से। सप्लाई साइड में हम कोई अंतर करने को नहीं कह रहे, बट हम कह रहे हैं क्योंकि आपका एक्सचेंज रेट क्या हुआ है, रुपए की वैल्यू आपकी यहाँ पर स्ट्रेंथन हो गई है, और यहाँ पर आपकी इसके होने की वजह से आप कह रहे हो डिमांड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। तो ये जब डिमांड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी तो यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, क्योंकि जैसे ही आप कह रहे हो कि रुपए की वैल्यू आपकी यहाँ पे 68 हो गई, तो मतलब इम्पोर्ट इंक्रीज हो गए होंगे। आयात को बढ़ने से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही टूल है हमारे पास कि हम उन कमोडिटीज को जो आयात का दाम है उसको महंगा कर दें, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड की वजह से ही क्या हुआ, डिमांड बढ़ी है, तो उस बढ़ी हुई डिमांड को हम लॉ ऑफ डिमांड से ही करेक्ट करते हैं कि हम क्या करते हैं, जो इम्पोर्ट आ रहा है उसके ऊपर हैवी टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं ताकि लोग डिस्करेज हो जाएं उसको खरीदने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्रेजुअली ये जो आपकी इंक्रीज हुई उसके बाद गवर्नमेंट क्या कर रही है, या फिर जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या कर रहा है, किसी हायर रेट पर ले जाकर इसको सेट कर देता है एक्सचेंज रेट को। अब जब ये हाई रेट पे सेट हो गया, क्योंकि 70 से नीचे आके 68 पे कहीं पे एक्सचेंज हो रहा था, तभी इम्पोर्टर वो हुआ था, मोटिवेट हुआ था अपनी डिमांड को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उससे सस्ता मिल रहा था, सस्ता इम्पोर्ट मिल रहा था, इस वजह से उसने अपनी डिमांड को बढ़ाया था। तो बढ़ी हुई डिमांड हमने D1 से शो करी। अब यहाँ पर रोल क्या होता है इकोनॉमी का कि वो हाई रेट पे कहीं पे सेट कर देती है ताकि अब आपकी ये वैल्यू क्या हो जाए, डिस्करेज हो जाए, कि पहले आप जिस चीज को 68 में खरीद रहे थे, अगर अब उसकी वैल्यू के लिए आपको 72 देना पड़ जाए, 72 रुपए देना पड़ जाए 68 से, तो कुछ ना कुछ तो जो आपके इम्पोर्टर होंगे वो कहीं ना कहीं से तो इम्पैक्ट होंगे। सारे इम्पोर्टर की डिमांड कम हो ना हो, बट एग्रीगेट डिमांड आपकी कम हो जाएगी। तो ये हम ये जो हमारा ये जो पॉइंट है 72, ये हमने क्यों अचीव किया, क्योंकि इकोनॉमी को वापस से क्या करना होता है, वापस लेकर आना होता है अपने प्रीवियस वाले पॉइंट पे। क्योंकि एक्सचेंज रेट थ्योरीज क्या मानती हैं कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा बराबर होना चाहिए, मतलब एक्सपोर्ट विल ऑलवेज इक्वल टू इम्पोर्ट। तो हम क्या कह रहे थे कि हमने यहाँ पर 72 रुपीज कैसे अचीव किया, इकोनॉमी ने इस पॉइंट पे लेके आया ताकि वो डिस्करेज कर पाए इम्पोर्टर्स को, और वापस से ये आपका तब तक ही क्या होगा, इस पॉइंट से हम नीचे नीचे आते जाएंगे जब तक कि वापस से इक्विलिब्रियम का पॉइंट अचीव ना हो जाए। क्योंकि हम हमेशा क्या कह रहे हैं कि थ्योरीज क्या मानती है, एक्सपोर्ट साइड हमेशा बराबर होना चाहिए इम्पोर्ट साइड के, ना एक्सेसिव सरप्लस होना चाहिए ना एक्सेसिव डेफिसिट होना चाहिए। तो ये पॉइंट अचीव करना होता है हमें इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो इकोनॉमी क्या हो रही है कि जब आप 68 पे आते हो, इम्पोर्टर एकदम से क्या होते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है और इम्पोर्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी डिमांड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन इकोनॉमिक फोर्सेस जब आपकी काम करती हैं इकोनॉमी में, तो उन फोर्सेस की वजह से ये कहीं ऊपर सेट होता है जाकर एक्सचेंज रेट, और इस एक्सचेंज रेट की वजह से आपका नीचे नीचे आकर इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर आकर सिचुएट हो जाएगी। ये आपका क्या है, जब आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अगर हम दूसरा पार्ट लें कि अगर मान लीजिए आप कह रहे हो कि अचानक से जो आपका $70 था, या आपका अगर $72 हो जाए, ठीक, तो क्या होगा, डिमांड साइड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे, डिमांड कर्व ऊपर जाएगा या नीचे, डिक्रीज करेगा। अगर मैं कह रही थी कि अगर $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज है, अगर ये 70 रुपए की जगह 72 हो जाए, अब आपको चीज महंगी मिल रही है तो आप डिस्करेज होगे। तो मतलब ये जो हमारा पार्ट था, जो हम कह रहे थे कि अर्लियर आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था जो यहाँ पर सिचुएटेड था 70 पे, अब क्या होगा, ये डिमांड कर्व आपका कहीं नीचे आ जाएगा D1, क्योंकि अब क्या हो रहा है, मोटिवेट की जगह वो डीमोटिवेट हो रहा है इम्पोर्टर अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो डिमांड कर्व नीचे आ गया। जब ये नीचे आया तो अब क्या रोल है इकोनॉमिक, जो आपकी एक्टिविटीज हैं, जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं,
वो यहाँ पर कहीं नीचे जाकर सेट करेंगे इस इक्विलिब्रियम को, और ये आपका तब तक सेट होता रहेगा, इकोनॉमिक फोर्सेस तब तक काम करती रहेंगी जब तक कि वापस से इसको अचीव ना कर ले। क्योंकि इम्पैक्ट क्या पड़ा था कि एकदम से कमोडिटीज महंगी हुई थी तो डिमांड कम हो गई थी। तो रोल क्या है यहाँ पे इकोनॉमी का कि उसको वापस से प्रीवियस सिचुएशन में लेकर आना है। तो वो प्रीवियस सिचुएशन में लाएगा कैसे कि वापस से फिर से डिमांड को उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो जो हम 72 पे गए थे जिसकी वजह से डिमांड नीचे आ गई थी, उस 72 से सीधे कहाँ 68 पे लेके आते हैं ताकि डिमांड जनरेट हो पाए, क्वांटिटी बढ़ पाए। तो डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि ये आपका कम किया जाता है। तो जब भी आप चाहते हैं इकोनॉमी में इंपोर्ट को बढ़ाना तो आपको क्या करना पड़ता है, रुपये की वैल्यू को स्ट्रेंथन करना पड़ता है। रुपये की जो ये वैल्यू है इसको आपको ओवर वैल्यू करना पड़ता है, इसको आप नीचे लेकर आते हो। तो ये एक टूल होता है कि जैसे गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है, जो गवर्नमेंट दिखाते हैं कि टैरिफ कितना सेट करना है, रिवैल्यूएशन कितना करना है, वो आपका एम होता है, वो आपका ये होता है डिसाइड करने के लिए कि आपका एम क्या है। लाइक आपको इम्पोर्ट बढ़ाना है या एक्सपोर्ट बढ़ाना है। तो अगर इम्पोर्ट बहुत कम हो जाता है इक्विलिब्रियम के लेवल से तो उसका टूल क्या है कि आप इसको अगर डाउन कर दोगे तो इम्पोर्ट बढ़ जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ा दोगे 75 कर दोगे तो इम्पोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो ये जो आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट था पहले E1 फिर ये E2, तो ये हम क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट या फिर कोई भी इकोनॉमिक फोर्सेस कैसे कर रही है, जब ये नीचे आ गया अब ग्रेजुअली इसको वापस से धीरे धीरे बढ़ाकर उस पॉइंट तक बढ़ाएंगी जब तक ये फिर से अचीव ना हो जाए Q1 क्वांटिटी जो हमने स्टार्टिंग का फेज लिया था। ये आपका डिमांड फॉर लेबर्स के लिए। अगर हम डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, अगर हम सप्लाई साइड की बात करें तो क्या होगा, अगर आप सप्लाई की बात करो कि पहले अगर $1 इज इक्वल्स टू 72 रुपीज है, ठीक है, अगर यही $1 इज इक्वल्स टू 75 रुपीज हो जाए, तो अर्लियर अगर हम कह रहे हैं कि डिमांड आपका कर ये है D1, या आपका है सप्लाई S1, या आपके दो पॉइंट्स है Q1 एंड 72। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि सप्लाई साइड की हमें बात करनी है, $1 की वैल्यू अगर 75 रुपए हो जाए तो सप्लाई कर नीचे की तरफ शिफ्ट होगा या ऊपर? देखिए पहले ये बताइए सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी, ऊपर नीचे छोड़िए, सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? 72 से 75 होने में सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज? बढ़ेगी, ठीक है। अब क्योंकि हम सप्लाई साइड वेरिएबल की बात करें, अब देखिए आप लोग ये तो श्योर हो कि सप्लाई बढ़ेगी मतलब इंक्रीज करेगी। सप्लाई साइड में हम हमेशा क्या देखते हैं कि जब भी सप्लाई इंक्रीज करती है तो सप्लाई कर नीचे की तरफ बढ़ेगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, बट ये इस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए कि जब भी आपका डिमांड या सप्लाई, ठीक है, डिमांड सप्लाई दोनों ही में अगर इंक्रीज होता है तो हमेशा आपका राइटवर्ड मूवमेंट होगा। ऊपर नीचे में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, अगर आप ये याद कर लोगे कि हमेशा राइट साइड शिफ्ट होगा। तो चाहे डिमांड हो, जब डिमांड बढ़ती है तो भी देखिए राइट साइड शिफ्ट हुआ, अर्लियर डिमांड ये थी, राइट साइड शिफ्ट होकर हम D1 पे गए। यहाँ पे अगर मैं सप्लाई की बात करूं, जब सप्लाई बढ़ती है तो इसका भी राइट क्या है, नीचे की तरफ, तो हमेशा सप्लाई भी राइट साइड बढ़ेगी। तो बढ़ने पे हमेशा राइटवर्ड मूव होगा, घटने पे हमेशा लेफ्टवर्ड मूव होगा। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब रुपी की वैल्यू, जब डॉलर की वैल्यू 72 से 75 हो गई तो यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज करेगी। सप्लाई इंक्रीज करने का मतलब जो आपकी पूर्ति बढ़ने का मतलब इसमें नीचे की तरफ शिफ्ट आएगा, ठीक। तो मतलब हम कह रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट था इकोनॉमी का, उससे हम डिस्टर्ब हो गए, उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो हमें करना क्या है, वापस से हमको इस पॉइंट पर लेकर आना है इकोनॉमी को, वापस से 72 को अचीव करना है। क्योंकि 75 हुआ था तो एक्सपोर्टर मोटिवेट हो रहा था अपने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, जितना ज्यादा पैसा बढ़ेगा उतना ज्यादा वो अपनी चीजों को बेचेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इस वैल्यू को कम करना पड़ेगा, जो उसकी सप्लाई साइड बढ़ा था, जो उसका मोटिवेशन बढ़ा था, उस मोटिवेशन को उसे वापस से कम करना पड़ेगा 72 पे लाने के लिए। तो अब जो आपकी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगी इकोनॉमिक फोर्सेस से, वो क्या हो रही है आपकी, कहीं नीचे पे हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपका 70 या 68 है, ठीक। ये आपका क्या होगा, तब तक मूव करके ऊपर जाएगा जब तक कि 72 वापस से अचीव ना कर ले। तो आपकी जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं
वो लगातार क्या करती हैं, काम करती हैं इकोनॉमी में, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि जो पुराना वाला इक्विलिब्रियम है वो आपका वापस से डिटरमाइन हो जाता है। इसी चीज को हम आगे की थ्योरीज में भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी थ्योरीज हैं आगे से रिलेटेड, जो हम दो थ्योरीज की बात करते हैं, पीपीपी थ्योरी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, इन दोनों में ही हमें डिस्कशन करना है कि कैसे आपका अचीवमेंट होगा। तो जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी की बात करते हैं, तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी आपसे क्या बताती है, इसको जो है गुस्ताव कैसल ने दिया था परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी को। तो जैसा आप परचेजिंग पावर के नाम से जानते हैं कि क्रय शक्ति मतलब क्या होता है कि आपने अगर कोई करेंसी यूज करी है तो उस करेंसी के बदले में आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर पा रहे हो, वो डिटरमाइन करता है आपका क्या, परचेजिंग पावर को। मतलब कि अगर आप कह रहे हो कि 10 रुपए आपने दिए और 10 रुपए के बदले आपको एक चॉकलेट मिल रही है, ठीक, तो आपने दिए 10 रुपए, इसकी इस 10 रुपए की मॉनेटरी वैल्यू तो 10 रुपए है, बट इसकी रियल वैल्यू क्या है, एक चॉकलेट। मतलब उस 10 रुपए से आप कितनी परचेजिंग कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड आपका परचेजिंग पावर। ठीक, तो ये आपकी परचेजिंग पावर क्या है, वन वैल्यू आपकी परचेजिंग पावर है। तो यहाँ पे गुस्ताव कैसल का क्या मानना है कि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है किससे, बाय इक्वालिटी इन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसीज। कि जब हम दो करेंसीज की बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर दो करेंसीज की परचेजिंग पावर इक्वल हो जाएगी, उस पॉइंट पर आप कहते हो कि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा, निर्धारित होगा उस पॉइंट पर जहां पर दो करेंसीज की जो आपकी क्रय शक्ति है वो बराबर हो जाती है। मतलब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि 10 रुपए में करेंसी बराबर होगी, यहाँ ये मतलब है कि जब एक चॉकलेट या ये जो वैल्यू है एक, जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में बराबर होंगे दो करेंसीज में, आप कहते हो वहां पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो रहा है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, तो हम अगर इंडिया में गोल्ड का प्राइस देखें, मान लीजिए इंडिया में गोल्ड का प्राइस अगर 50,000 रुपीज पर 10 ग्राम है आपका, ठीक है, आप कह रहे हो 50,000 रुपए में 10 ग्राम सोना आप खरीदते हो 22 कैरेट, ठीक है, 22 कैरेट का सोना 10 ग्राम आपका 50,000 रुपए में है। अगर हम यही चीज देखें कि ये चीज आपकी 10 ग्राम सोना आपका वहां पे कितने का मिलेगा, किसी भी दूसरी करेंसी में मान लीजिए, क्योंकि आप क्वांटिटी यहाँ पर सेम रख रहे हो। अगर आपको यूएस ऑस्ट्रेलियन डॉलर की अगर आप बात करो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में अगर आप 1,000 रुपए दे रहे हो सपोज, अगर आप वहां पर $1,000 दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में फॉर 10 ग्राम गोल्ड, तो मतलब हम क्या कह रहे हैं, कहाँ पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा, जहां पे आपकी ये 10 ग्राम की वैल्यू बराबर हो रही है, कि आप यहाँ से भी 10 ग्राम सोना ले रहे हो 22 कैरेट का, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर 10 ग्राम सोना 22 कैरेट का ले रहे हो, तो जिस पॉइंट पर इन दोनों की परचेजिंग पावर बराबर हो रही है, मतलब 10 ग्राम आपके बराबर हो रहे हैं, वहां पे आप कह रहे हो कि आपका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा। मतलब यहाँ का 50,000 और वहां का 1,000, तो मतलब हम क्या कह रहे हैं कि एक ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर की वैल्यू, सॉरी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की वैल्यू किसके बराबर है, 50 रुपए के बराबर। मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी क्या बताती है कि जब आप कह रहे हो कि परचेजिंग पावर, जहां पर जिस पॉइंट पर क्रय शक्ति बराबर हो जाती है, करेंसी की पावर बराबर हो जाती है परचेज करने की, उस पॉइंट पर एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन होगा। तो यहाँ पर क्वांटिटी मैटर करती है, क्योंकि हम परचेजिंग पावर की बात कर रहे हैं इसलिए। तो अगर आप कहते हो कि $1 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज है, इन्होंने जो टर्मिनोलॉजी यूज करी कि अगर पहले मान लीजिए $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज हो, ठीक, ये अर्लियर सिचुएशन है जहां पे आप कह रहे हो $1 की वैल्यू 60 रुपए के बराबर है। नेक्स्ट पीरियड में अगर ये वैल्यू $1 के बराबर 50 रुपए हो जाती है, तो इसको आप क्या कहोगे, ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन, या जो अभी हमने पहले पढ़ा था डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी या एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। 60 से 50 पे आना एप्रिसिएशन होगा या वो होगा डेप्रिसिएशन। दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नहीं, ये आपका होता है मुद्रा का स्ट्रॉन्ग होना, या आपका होता है एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अगर पहले 60 थी और अब 50 हो गई, क्यों हम इसको एप्रिसिएशन कहते हैं, क्योंकि पहले आपकी जो मुद्रा थी, आपकी जो रुपये की वैल्यू है, वो पहले 60 रुपए के बराबर थी, ठीक है, अब वो क्या हो गई है, 50 रुपए के बराबर हो गई है।
तो हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं इसकी अपनी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। ये जो वैल्यू है, जो इसका मूल्य है, पहले 60 के बराबर था, अब ये 50 रुपए के ही बराबर है। मतलब अभी क्या हो गया है, 50 रुपए के बराबर हो गया। मतलब कि ये जो आपका व्यक्ति था जो यूएस डॉलर की बात कर रहा है, हम पहले इसको 60 रुपए देने पड़ रहे थे हमें $1 के बदले में, अब हम क्या कर रहे हैं, 85 रुपए दे रहे हैं इसको $1 के बदले में। तो मतलब हमें कम देना पड़ रहा है और उसका हम उतना ही डॉलर ले पा रहे हैं। तो मतलब हमारी करेंसी क्या हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। तो इस टर्म को इन्होंने क्या बोला, इसको ओवर वैल्यूएशन की बात करी। गुस्ताव के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं, इसको ओवर वैल्यूएशन। ठीक, और अगर 60 से 70 हो जाए तब हम इसको कह रहे हैं क्या, अंडर वैल्यूएशन। दो टर्म्स को यूज किया, ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन आप कब कह रहे हो, जब करेंसी की वैल्यू आपकी कमजोर हो जा रही है, जब आप $1 से 60 से आप 70 पे चले जा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड अंडर वैल्यूएशन। जब आप 60 से 50 पे आ जाते हो तो आप इसको कहते हो ओवर वैल्यूएशन। ठीक, तो जब आपका ये पॉइंट होता है, जब आपका ये पॉइंट होता है कि आप 60 से 50 पे आ रहे हो, तो ये आपके लिए इम्पोर्ट इंक्रीजिंग सिचुएशन होगी। ठीक, क्योंकि इस सिचुएशन पे आप ये बोलते हो कि इम्पोर्ट इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इम्पोर्ट की वैल्यू आपके क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर फॉलो हो रहा है। मतलब कि ये जो आपका पॉइंट है, ये आपकी डिमांड थी, ये आपका सप्लाई साइड था। यहाँ पे आप कह रहे थे कि 60 रुपीज के बराबर आप बोल रहे हो कि पॉइंट पे ये आपकी इतनी क्वांटिटी आप फिक्स कर रहे थे। ठीक, इन्होंने दो ऐसी लाइंस बनाई, अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन की। ये जो पॉइंट है आपका जहां पर 50 पर सिचुएट हो रहा है, इसको इन्होंने क्या बोला, इम्पोर्टिंग इम्पोर्ट प्रमोटिंग लाइन। इम्पोर्ट प्रमोटिंग क्यों, क्योंकि अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखिए कि इस पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जहां डिमांड और सप्लाई दोनों आपकी क्या है, एग्जैक्टली बराबर है। बट अगर आप नीचे वाली लाइन देखिए, 50 पे जब हम सिचुएटेड हैं, तो यहाँ पर सप्लाई कितनी है, मान लीजिए पॉइंट ए है या आपका पॉइंट बी। तो जब आप 60 से 50 पे आते हो तो क्या हो रहा है इकोनॉमी में, कि सप्लाई आपकी ए के बराबर है और जो डिमांड साइड है वो आपका कितना है, बी के बराबर। तो अगर आप इस पॉइंट से देखो तो सप्लाई आपकी 50 और ए के बीच का जो गैप है ये है, मतलब यहाँ पर पूर्ति कम है और मांग ज्यादा है। ठीक, तो जब मांग ज्यादा होगी तो इसका मतलब हम कह रहे हैं इम्पोर्ट ज्यादा है, क्योंकि हमारा 50 और बी की स्पेस आपकी ज्यादा है, ये आपकी लाइन ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो मतलब इम्पोर्ट ज्यादा है, तो इम्पोर्ट ज्यादा है मतलब हम कह रहे हैं कि जब 60 टू 50 पे अगर आता है एक्सचेंज रेट, तो वो आपका इम्पोर्ट प्रमोटिंग पॉइंट है, क्योंकि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। बट अगर आप यहाँ पे जाओ ऊपर वाली लाइंस में, सी एंड डी में, मान लीजिए 70 है, जब एक्सचेंज रेट 60 से 70 पे जाएगा तो क्या हो रहा है, डिमांड आपकी 70 सी वाला पोर्शन है इतना, और सप्लाई क्या है आपका, ज्यादा है। ठीक, तो इस लाइन को क्या बोला गया, एक्सपोर्ट प्रमोटिंग लाइन। तो ये आपका जो ऊपर का एरिया है जिसको हम सीडी से दिखा रहे हैं, ये वाली जो लाइन्स है आपकी, वेव्स हैं, ये क्या कहलाती है, एक्सपोर्ट प्रमोटिंग। और नीचे वाला एरिया क्या कहलाएगा, इम्पोर्ट प्रमोटिंग। तो जब करेंसी ऊपर जाएगी, 60 से 70 जाएगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, 60 से 70 को जाने को अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। और जब 60 टू 50 आएगी, ये क्या कहलाएगी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन एक्सचेंज रेट में आपको रहेगा जब तक कि आप बुक से प्रॉपरली पढ़ोगे नहीं उसको। इस वाले डायग्राम की बात कर रही हूँ मानसिया। ओके, देखिए ये कह रही थी कि ये आपका पॉइंट है अर्लियर, जब हम डिमांड दे रहे हैं, सप्लाई ले रहे हैं, और इस पॉइंट पे आप कह रहे हो कि 60 एक्सचेंज रेट डिटरमाइन था विद Q0 क्वांटिटी। ठीक है, अब अगर हम कह रहे हैं कि $1 की वैल्यू 60 रुपीज से घट के अगर $1 की वैल्यू 50 रुपीज हो जाती है, तो अभी जब हमने पहले पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि अगर हम इम्पोर्ट साइड पे देखें तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इम्पोर्ट बढ़ेगा।
ठीक, आयात आपका बढ़ेगा क्योंकि अब आपको 50 रुपए ही देने पड़ रहे हैं उस चीज के लिए जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो। ठीक है, तो जब हम 60 हमने यहाँ पर स्केलिंग कर रखी है 10, 20, 30, 40 करके, तो हम 50 पे जब हमें दिखाना होगा 60 के कहीं नीचे पे ही दिखाएंगे। ठीक, तो मान लीजिए ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन को आपने कहा $50 के 50 रुपीज के बराबर आपका $1 हो गया। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट था, इस पॉइंट पे हम कह रहे थे इक्विलिब्रियम था पॉइंट ई पे, क्योंकि डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे थे। जैसे ही हम 60 से 50 पे आए तो मतलब क्या हुआ, हमारा एक्सचेंज रेट डिस्टर्ब हो गया और ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट डिस्टर्ब होके हमें दो अलग अलग पॉइंट्स मिल गए सप्लाई और डिमांड के। तो इस पॉइंट पे ये पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी। ठीक है, अब अगर आप देखिए पॉइंट, जब आप 50 की बात कर रहे हो, $50 की, $1 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज वाला केस की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर डिमांड कितनी है, अगर हम इसको मान लीजिए इस पॉइंट को हम R0 कह रहे हैं, इसको हमने R1 बोला, जहाँ पर 50 है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिमांड हमारी हो गई R1B, क्योंकि ये आपका डिमांड वाला कर्व है, मतलब ये वाली लाइन है डिमांड की, और ये आपका R1 पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आप कह रहे हो डिमांड की है R1B। सप्लाई कितनी है R1A, जिस पॉइंट पे वो सप्लाई को टच कर रही है ये लाइन। तो अगर आप R1B और R1A की बात करो, इन दोनों में डिफरेंस देखो तो ज्यादा कौन सा है, बी या ए, डिमांड या सप्लाई? डिमांड का पॉइंट आपका ज्यादा है, R1A से ज्यादा है डिस्टेंस R1B की, तो मतलब जब आपकी वैल्यू 60 से 50 पे आएगी तो ये वैल्यू इस केस में इंपोर्ट बढ़ेगा, ये आपको पहले भी पता है इंपोर्ट बढ़ेगा ये होने पे। तो इसी चीज को गुस्ताव कैसल ने इस डायग्राम से शो किया है कि जब 60 टू 50 आएगी तो डिमांड बढ़ेगी, और बढ़ी हुई डिमांड हम कैसे दिखा रहे हैं, R1B इज ग्रेटर देन R1A। ठीक, तो इसको क्या बोला इन्होंने, इंपोर्ट प्रमोटिंग लाइंस, क्योंकि जब आप 50 से सॉरी 60 से 50 पे आओगे तो वो क्या हो रहा है, इंपोर्ट को प्रमोट करेगा, इंपोर्ट प्रमोटिंग लाइन है आपकी। ठीक है, अगर हमने दूसरी लाइन ली, अगर हम दूसरे से दिखाएं, अगर हम 60 से 70 पे जाएं, अगर सिचुएशन चेंज हो जाए, $1 इज इक्वल्स टू 60 से आप $1 इज इक्वल्स टू 70 पे अगर आते हो, तो क्या होगा, यहाँ पे दो पॉइंट्स अलग मिले, पहले आप इक्विलिब्रियम पे थे पॉइंट ई पे, ई आपने वो इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हुआ और आप ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए, क्योंकि ये आपकी इक्विलिब्रियम का एक्सचेंज रेट था। अब एक्सचेंज रेट आपका चेंज हो गया, 60 से हम 70 पे आ गए। ठीक, मुद्रा यहाँ हम क्यों कह रहे हैं कमजोर हो गई, हमारा रुपी क्यों कमजोर हो गया, वीक क्यों हो गया, क्योंकि पहले $1 कोई पर्सन दे रहा था, हम 60 रुपीज ही दे रहे थे उसके बदले में, इंडियन करेंसी 60 के बराबर थी। अब क्या है, वो पर्सन $1 ही दे रहा है, लेकिन क्या करना पड़ रहा है, 70 रुपए देने पड़ रहे हैं उसके लिए। तो मतलब हमारी जो करेंसी है वो क्या हो रही है, चीप हो रही है, डिवैल्यू हो रही है, उसका जो वैल्यू है उसका मूल्यांकन क्या हो रहा है, पहले से कम हो रहा है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमें ज्यादा देना पड़ रहा है उसी करेंसी के लिए। $1 ही अभी भी आ रहा है, लेकिन हम उसको ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, 10 रुपीज वैल्यू ज्यादा हम दे रहे हैं, तो मतलब हमारी वैल्यू कमजोर हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इस पॉइंट पे जब आप आते हो सी डी पॉइंट पे, तो अब अगर आप यहाँ पे देखिए, ये आपका पॉइंट मान लीजिए R2 है, R2 में अगर देखें डिमांड कितनी है, इस वाले पॉइंट पे डिमांड आपकी हो रही है R2C एंड सप्लाई कितनी है R2D। तो जब आपका 60 से हम 70 वाले उस पे जाएंगे एक्सचेंज रेट पे, तो आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू डिमांड, क्योंकि ये एरिया आपका ज्यादा है और ये एरिया आपका कम है। ठीक, तो आप क्या देख रहे हैं, जब सप्लाई बढ़ रही है डिमांड कम हो रही है, तो मतलब सप्लाई कब बढ़ने का मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन का आपकी डिस्कशन होगा। तो ऊपर की जो ग्रीन लाइन है ये किसको दिखा रही है, एक्सपोर्ट प्रमोटिंग लाइंस को दिखाएगा। तो मतलब गुस्ताव कैसल क्या इस एक डायग्राम से एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं, जो अभी हमने लास्ट डायग्राम में देखा था जब हम शिफ्टिंग कर रहे थे डिमांड और सप्लाई कर्व की, तब जो हम चीज डिस्कस कर रहे थे वही उन्होंने बस इन दो लाइन से डिस्कस किया है, कि जैसे ही आप कहते हो कि आपकी एक्सचेंज रेट 60 टू 70 हो रही है, ठीक है, मतलब अंडर वैल्यूएशन हो रहा है जब करेंसी का, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्टर का फंक्शन क्या है, टू सेल, कि वो बेच रहा है, तो उसका प्रमोशन हो रहा है, वो जो चीज पहले 60 रुपए में बेच रहा था अब उसे 70 मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है,
और जो आपका दूसरा पॉइंट है इम्पोर्ट प्रमोशन वाला, वो कहाँ पे होगा, जब आपकी करेंसी 60 to 50 पे आएगी। तो इन्होंने जो दो टर्म यूज किए हैं दैट इज ओनली इम्पोर्टेंट, कि एक्सपोर्ट प्रमोटिंग एंड इम्पोर्ट प्रमोटिंग, इन दोनों को लिंक किया इन्होंने दो एक्सचेंज रेट के साथ, 60 to 50 आना है, 60 to 70 आना। अभी क्लियर है? ये थ्योरी आपके गुस्ताव कैसल ने दी है शिवम। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलिए, तो मतलब हम जब गुस्ताव कैसल की थ्योरी की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं परचेजिंग पावर की, क्रय शक्ति की। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर क्रय शक्ति का डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब हम क्रय शक्ति की बात कर रहे हैं तो इनका क्या मानना है कि जो इंटरनल प्राइस लेवल होता है किसी भी कंट्री का, जो इंटरनल प्राइस लेवल होगा वो डिटरमाइन करेगा किस चीज को, आपकी एक्सचेंज रेट को। एक मिनट, देखिए डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी आपकी, आप इसको लॉन्ग टर्म में नहीं यूज कर सकते अतर्फ, क्योंकि डिवैल्यूएशन क्या करता है, आपका एक्सपोर्ट को थोड़े टाइम के लिए बढ़ाएगा, लेकिन आपकी करेंसी की वैल्यू ये शॉर्ट टर्म का एक टूल होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने का। क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हो जैसे आप करेंसी को डिवैल्यू कर रहे हो तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, करेक्ट, कि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपने एक्सपोर्ट्स को इस कॉस्ट पे नहीं बढ़ा सकते कि आप अपनी वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर दो, एकदम चीप कर दो या कमजोर कर दो। तो इसलिए डिवैल्यूएशन आपका एक हद तक, एक इंटेंसिटी तक, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत आपका डिसइक्विलिब्रियम में चला गया है, फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम में चला गया है, तब उसे करेक्ट करने के लिए आप बहुत कम समय के लिए यूज कर सकते हो करेंसी को डिवैल्यू करना। बट लॉन्ग टर्म में करेंसी का डिवैल्यूएशन कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू बहुत वीक हो जाती है। तो ये डिवैल्यूएशन का कंसेप्ट इज गुड फॉर शॉर्ट टर्म टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। क्लियर है? कौन सी स्लाइड आप कह रहे हो, इस वाली स्लाइड की बात कर रहे हो शिवम? हाँ युक्ति, जब हम 60 to 50 पे आ रहे हैं तो ये आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहला रहे हैं। डिवैल्यूएशन को हिंदी में अवमूल्यन बोलते हैं। ये टर्म आप लोग बार बार अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ते होगे, इकोनॉमिक्स का डिस्कशन सुनते होगे, तो आप बार बार सुनते हैं अवमूल्यन का टर्म, कि भारत ने अपनी अवमूल्यन किया अपनी मुद्रा में, या डिवैल्यूएट करी अपनी करेंसी को। तो उसको डिवैल्यूएट करने का एम सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम को अचीव करना होता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में या भुगतान शेष में जो अंतर आ जाता है उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, करेंसी को डिवैल्यूएट करती है। आगे बढ़े, यहाँ तक हो गया आप लोगों का? तो हम बात कर रहे थे कि हम इंटरनल प्राइस लेवल की जो बात कर रहे हैं उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है इनके अकॉर्डिंग, गुस्ताव कैसल के अकॉर्डिंग। तो अगर हम ये माने कि मान लीजिए इन्होंने दो कंट्रीज ली, इफ दो कंट्रीज ली इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि इन दो कंट्रीज में जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा तो वो कैसे हो रहा है कि अगर दो कमोडिटीज हों, मान लीजिए एक्स एंड वाई, टू कमोडिटीज है कंट्री ए में, और कंट्री बी में भी दो कमोडिटीज है एक्स एंड वाई। ठीक, तो एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होगा, जहां पर पी एक्स अपॉन पी वाई इन कंट्री ए इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई इन कंट्री बी। कि क्या देखना पड़ेगा कि दोनों ही कंट्रीज में जहां पर दो कमोडिटीज प्रोड्यूस हो रही हैं उन दो सेम कमोडिटीज का प्राइस रेशियो, इसको हम क्या कह रहे हैं, इंटरनल प्राइस रेशियो, जिस पॉइंट पर दोनों कंट्रीज का इंटरनल प्राइस रेशियो जस्ट बराबर हो जाता है
उस पॉइंट पे क्या होगा, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा। उस पॉइंट पे हम बात करेंगे कि विनिमय दर बराबर हो जाएगी, जहां पर आंतरिक मूल्य क्या हो रहा है, बराबर हो जा रहा है, आंतरिक मूल्यों का रेशियो जिस पॉइंट पर बराबर हो रहा है वही आपका क्या कहलाएगा, एक्सचेंज रेट रेशियो आपका कहलाएगा, वहां पे डिटरमाइन होगा। तो ये पीपीपी मॉडल हम दो टर्म्स में डिस्कस करेंगे, एक आपका एब्सोल्यूट सेंस एंड एक आपका रिलेटिव सेंस। ठीक है, एक आपका एब्सोल्यूट होगा और एक आपका रिलेटिव होगा। तो पहले हम एब्सोल्यूट का डिस्कशन करेंगे गुस्ताव कैसल की, उसके बाद हम रिलेटिव पे आएंगे कि रिलेटिव डिस्कशन कैसे होता है। तो जब हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट में क्या बताया उन्होंने कि जो रेशियो है किसका, एक्सपेंडिचर ऑन ग्रुप ऑफ कमोडिटीज, मतलब हम क्या कर रहे हैं, दो कंट्रीज ले रहे हैं, इफ सपोज ए एंड बी, इन दोनों कंट्रीज में हम एक ग्रुप ऑफ कमोडिटी ले रहे हैं, एक बास्केट ले रहे हैं, मान लीजिए उसमें एक्स वाई जेड तीन कमोडिटीज कंट्री ए में है, सेम कमोडिटीज कंट्री बी में है। ठीक जी, मीटिंग ओवर होने वाली है, नेक्स्ट क्लास में हम यही इसी पॉइंट से शुरू करेंगे, एब्सोल्यूट के डिस्कशन से, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के। थैंक यू।